कुलजीत जी जो बात कर रहे थे, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो आपको कांगड़ा धाम में भी दिखा कि नाना प्रकार के व्यंजन आपको खिला दिए गए और अंत किससे हुआ? एक मीठे चावलों से हुआ कि भूल चूक लेनी देनी जो बिल पे भी लिखा रहता है, ई एंड ओ ई। तो वो मीठे भात का मतलब था कि अगर कोई कमी पेशी कहीं कोई मसाला वसाला ज़्यादा कम हो गया हो तो ये मीठा भात खाइए और मौज कीजिए। बात संस्कृति पे कोई खतरा नहीं है, खतरा हिमाचल पे भी नहीं है। जो आपने पहले प्रश्न पूछा उसको इसके साथ जोड़ते हुए एक बात तो ये है कि इससे आंशिक रूप से सहमत हुआ जा सकता है कि हिमाचल के संघर्ष उस प्रकार के नहीं हैं जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, पर कुछ बड़े नंगे सवाल हैं जिन पे मैं आऊँगा अपने वक्तव्य में। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल का संघर्ष अपनी तरह का एक अलग संघर्ष रहा है। दूसरी बात, आपने सब्जेक्ट रखा धौलाधार एवं साहित्य। धौलाधार मेरी दृष्टि में कोई भौगोलिक इकाई या कोई ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। धौलाधार नूरपुर से शुरू होता है और कुल्लू के बॉर्डर तक जाता है, बीच में मंडी भी आती है, और ये करीब 225 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। और कुल्लू के बाद फिर ये अल्पाइन जोन स्टार्ट हो जाता है और ऊंचे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। तो ये मध्य हिमालय आप इसको कह सकते हैं। अब देखने का फर्क है। रसूल हमज़ा की किताब में एक जगह लिखा था कि रूस में 16 साल की बच्ची ने खिड़की खोली और उसने कहा, माँ इतने सुंदर सफेद फूल खिले हैं। और उसकी माँ जो अपने कुछ आटा वाटा कर रही थी, वो क्योंकि काम में व्यस्त थी तो वो पलट के आई, उन्होंने फटाक से खिड़की खोली, ये फूल हैं, ये तो खिड़की ये तो स्नोफॉल हो रहा है। अब एक ही बर्फ है, वो किसी के लिए फूल है और किसी के लिए स्नोफॉल है। लालचंद प्रार्थी जी यहाँ के वन मंत्री रहे, बहुत अच्छे राइटर थे। उन्होंने कहा कि बांकी तौड़ा तार थिया, कि बहुत खूबसूरत धौलाधार। डॉक्टर पीयूष गुलेरी जी ने बांकी धौलाधार उनके साहित्य में, खासतौर पे पहाड़ी साहित्य में अक्सर मिलती है। डॉक्टर गौतम व्यथित जी की कविताओं में भी धौलाधार है, रेखा मैडम की कविताओं में भी धौलाधार है। मेरे पिताजी मरहूम स्वर्गीय सागर पालमपुरी साहब ने एक शेर में कहा था कि लगता है हो गया है शुरू चांद का सफ़र, आंचल पे धौलाधार के कुछ रोशनी सी है। लगता है हो गया है शुरू चांद का सफ़र, उनकी ये बड़ी मशहूर ज़माना गज़ल थी। तो हम अच्छा, फिर हमारे एक कवि हैं पवनेंद्र जी, उन्होंने धौलाधार को डिफरेंट शेड्स में देखा। मैं अक्सर कई जगह जाता हूँ, मैं जब सुबह उठ के देखूँ तो मुझे धौलाधार यूँ लगती है जैसे किसी बड़े शरारती बच्चे को माँ ने जगाया है और फिर उसके आसपास एक कंबल लपेट के रख दिया कि बाहर मत जाना, ठंड लगेगी। और जब 11 बजते हैं, थोड़ी सी धूप उसके सिर पे आती है तो मुझे लगता है कि वो अब उसको तेल वेल उसके माथे पे मल दिया गया है कि अब तुझे नहला दिया, अब यहाँ से मत हिलना। और 2 बजे के करीब ये धौलाधार ऐसा हो जाता है जैसे कोई गृहस्थ अपनों का और अपना बोझ उठा के जीवन की गाड़ी दौड़ा रहा है। शाम को वो एक थका मांदा कोई एडल्ट, मुझे लगता है, जो आके थोड़ा सा म्यूजिक सुनना चाहता है, थोड़ी सी साइंस सुनना चाहता है। तो धौलाधार कोई फिजिकल या ज्योग्राफिकल एंटिटी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, आज की धौलाधार के दुख क्या हैं, जो एक साहित्य में इसकी सवाल ये है कि हम जिनको बांकी धौलाधार कहते रहे, हम जहाँ चांद का सफ़र शुरू होने की बात करते रहे, द्विजेंद्र द्विज के 2 शेर मैं आपके सामने रखता हूँ कि खुद तो गमों के ही रहे हैं आसमां पहाड़। और प्लीज थोड़ा सा गौर कीजिएगा, खुद तो गमों के ही रहे हैं आसमां पहाड़, लेकिन जमीन पर हैं बहुत मेहरबान पहाड़। और सीने सुलग के हो रहे होंगे धुआं धुआं, ज्वालामुखी तभी तो हुए बेज़बां पहाड़। और आखिरी शेर देखिए कि कचरा कबाड़ प्लास्टिक उपहार में मिले, कचरा पहाड़ प्लास्टिक उपहार में मिले, सैलानियों के द्विज हुए हैं मेजबां पहाड़। अब प्रश्न ये नहीं है, पलायन के प्रश्न पे आता हूं। मेरी बहुत पहले की, जब मैं
कभी विश्वविद्यालय में था, मेरी एक कविता थी और उसका आखिरी काव्यांश था कि छोटी लाइन जहां खत्म हो जाती है वहीं से शुरू होती है बड़ी लाइन, रेल लाइन। और पहाड़ पीछे से आवाज देता है, 4 दिन और रुक जाते, बाद में चले जाते। और कहे पहाड़, नहीं रोटी नहीं है मेरे पास, मुझे जाना होगा बड़ी लाइन पर। ये पलायन के प्रश्न हैं। एक चीज और, एक जो प्रश्न आपका और था वो ये था कि समतल का साहित्य और पहाड़ का साहित्य, इसमें क्या फर्क है। एक तो मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि केंद्रीय साहित्य की जो सत्ताएं हैं उनके आसपास होने का, वो एक नाभिकीय चक्र है, उसके आसपास होने का लाभ उतना हिमाचल को नहीं मिल पाया। लेकिन मैं आज भी मानता हूं अच्छी गज़ल को, अच्छी कविता को केंद्रीय सत्ता के आसपास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मनोहर श्याम जोशी उत्तराखंड के पहाड़ों से किसी सत्ता के कारण नहीं मिले थे, अपनी लेखनी के कारण मिले थे। आज प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हमने ऐसा क्या लिख दिया है इतने सालों में, हमने क्या लिखा है, उसकी गुणवत्ता क्या है। हमारे यहाँ से कितने मनोहर श्याम जोशी हुए, डॉक्टर गौतम व्यथित हमारे साथ बैठे हैं, मैंने अपने पिताजी का नाम लिया, और लोग हैं। लेकिन जितनी मकबूलियत, जितनी प्रसिद्धि, जितनी शोहरत उत्तराखंड के पहाड़ों के हिस्से आई, हिमाचल इनफैक्ट अपना एक पहाड़ का सब कुछ पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ के दुख पहाड़ जैसे होते हैं। पहाड़ जब हंसता है तो उसकी हंसी भी पहाड़ जैसी होती है। पहाड़ जब गुस्सा करता है तो आपने हाल में उत्तराखंड में देखा, तो पहाड़ के साहित्य में भी वो चीज़ें आती हैं, पहाड़ के जीवन में भी वो बातें आती हैं। अगर समय बचा तो फिर आऊँगा आपको। बहुत ही शानदार तरीके से बात रखी और एक परंपरा को बताया इन्होंने। लेकिन एक चीज़ से मैं इनके थोड़ा सा ताल्लुक़ नहीं रखता, क्योंकि इस सत्र के पीछे जब कश्मीरी लाल जी जब एक प्रस्तुति अपनी दे रहे थे तो उनमें एक बात निकल के आई, और वो गाने से कि नया ज़माना आ ही गया। और बाकी वो गीत आप सबने सुना। तो हर जगह की संस्कृति जो भी है, हमारी लोक संस्कृति, ये पॉपुलर कल्चर आने की वजह से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, और बुरी तरह प्रभावित हो रही है। और कश्मीरी लाल जी जैसे लोग उनको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। समाज के चलते कलाकार बदल